जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजय श्री एनसीईआरटी सीरीज के 11वें क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के सेशन में हम लोगों ने विजय श्री एनसीईआरटी सीरीज का 10वां क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने परमाणु से संबंधित मुख्य बातों को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग अणु की चर्चा करेंगे, अणु के प्रकार की चर्चा करेंगे, परमाणुकता क्या होती है इसकी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ किसी भी यौगिक का जो अणुभार होता है वो किस तरह से निकाला जाता है इसको सीखेंगे और फिर हम लोग रासायनिक सूत्र किस तरह से बनाया जाता है इसकी भी चर्चा करेंगे और साथ में सूत्र इकाई द्रव्यमान की चर्चा करेंगे, यानी कि फॉर्मूला यूनिट मास की चर्चा करेंगे। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज की इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, सेशन शुरू करने से पहले आप सबों को एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अगर आप सभी इस क्लास के पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे मित्र पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और सभी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक की। ध्यान में रखिएगा कि हम लोग इस सीरीज के अंतर्गत जो क्लास देख रहे थे वो चैप्टर क्या था, परमाणु एवं अणु, यानी कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और मेरे मित्र इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारी बेसिक बातों को सीखा, परमाणु का दार्शनिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू तक, साथ ही साथ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और उसके बाद हम लोगों ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस करा। फिर परमाणु क्या होता है, कैसे होता है इसकी चर्चा करा, इसका सिंबल क्या है, इसका सर लैटिन नेम क्या है, इन सभी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस करा। फिर हम लोगों ने परमाणु द्रव्यमान की भी बात करा। इसके बाद मेरे मित्र आपका जो अगला टॉपिक है वो क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स। अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स, ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग अणु की बात करते हैं, अणु की बात करते हैं तो इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ये हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अणु जो है वो किसका होगा, तो आप सभी याद रखेंगे तत्व का भी होगा और यौगिक का भी होगा। ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ जो है अणु जो है वो यौगिक का होगा। हाँ, हम लोग कंसेप्चुअल दृष्टिकोण से ये कहते हैं कि किसी भी यौगिक का जो सूक्ष्मतम कण होता है वो क्या होता है, अणु होता है। लेकिन मेरे मित्र वास्तविकता ये है कि जो तत्व होते हैं उसके भी अणु पाए जाते हैं और साथ ही साथ यौगिक के भी अणु पाए जाते हैं। तो सवाल ये है कि सर अणु को हम परिभाषित कैसे करेंगे। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, चाहे अणु तत्व का हो या फिर यौगिक का हो, इस दोनों के ही अणु के लिए क्या होगा सर, दो परमाणु आपस में जुड़ रहे होंगे या दो से ज्यादा परमाणु आपस में जुड़ रहे होंगे। तो आप सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोजन से अणु का निर्माण होता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे मेरे मित्र अगर हम लोग सिंपली बात करें कि एक परमाणु हाइड्रोजन का है और दूसरा परमाणु हाइड्रोजन का यहां पे है और ये दोनों जुटेगा तो क्या बनेगा, आप सभी ध्यान में रखेंगे H2 बनेगा। क्या बनेगा, H2 बनेगा। इसी तरीके से अगर हम लोग ऑक्सीजन के दो परमाणु को आपस में जोड़ने की कोशिश करें तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी O2 बन जाएगा। तो ये हमारा जो H2O2 है ये क्या है, आप सभी याद रखेंगे सर ये हाइड्रोजन के अणु है और ये क्या है सर, ऑक्सीजन के अणु है। तो मेरे मित्र आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा क्या कि दो या दो से अधिक परमाणुओं के आपस में संयोजित होने से क्या बनता है, अणु का निर्माण होता है। मेरे मित्र एनसीईआरटी क्या कह रहा है कि साधारणतया अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। जाहिर सी बात है मेरे मित्र, कोई भी अगर हमारा अणु होगा, चाहे वो हाइड्रोजन का हो या फिर ऑक्सीजन का हो या फिर हमारा नाइट्रोजन का हो, तो इन सभी जगहों पे जो हाइड्रोजन के परमाणु होंगे और जो ऑक्सीजन के परमाणु होंगे या फिर जो नाइट्रोजन के परमाणु होंगे ये क्या होंगे, आप सभी कहेंगे गुरुजी जुड़े होंगे। और जब ये जुड़ेंगे तो उसके बीच में कुछ ना कुछ क्या चाहिए होगा, आकर्षण बल चाहिए होगा। तो सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि दो परमाणुओं के आपस में जुड़ने से अणु का निर्माण होता है। और दो परमाणु आपस में किस तरह से जुड़े हुए रहते हैं, तो सर मजबूत आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। किस तरह जुड़े हुए रहते हैं, मजबूत आकर्षण बल द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। और सामान्यतः हम लोग क्या कहते हैं कि सर यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। तो आप सभी यहां पे अणु को परिभाषित अगर करेंगे तो क्या कहिएगा, आप सरल शब्दों में कहेंगे कि
दो या दो से दो या दो से दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक परमाणुओं के परस्पर संयोजन से, दो या दो से अधिक परमाणुओं के परस्पर संयोजन से अणु का निर्माण होता है। क्या होता है? आप सभी कहेंगे सर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। मेरे मित्र याद रखिएगा, अगर हम लोग दो चार मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आप H2 दे सकते हैं, O2 दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है सर आप CO2 भी लिख सकते हैं या फिर H2SO4 भी लिख सकते हैं। ये सब के सब क्या होंगे? आप सभी याद रखेंगे सर अणु होंगे, यानी कि मॉलिक्यूल्स होंगे। अब H2SO4 के निर्माण में आपको क्या चाहिए? आप कहेंगे सर हाइड्रोजन चाहिए, सल्फर चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। तो वहां पे परमाणु तो आपका उपस्थित है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। अब ये हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन आपस में कनेक्ट करके क्या करेंगे सर? मॉलिक्यूल्स का निर्माण करेंगे। अब CO2 है तो मेरे मित्र कार्बन और ऑक्सीजन। अब यहां पे देख रहे हैं कार्बन की एक परमाणु है और ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं। तो कार्बन की एक परमाणु और ऑक्सीजन के दो परमाणु आपस में जुड़ करके क्या किए सर? CO2 मॉलिक्यूल्स का निर्माण किए। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि जब भी अणु बनेगा, जब भी क्या होगा? अणु बनेगा, तो वहां पे क्या होगा सर? रासायनिक अभिक्रिया होगी। मतलब ये कह सकते हो कि दो परमाणु जो है वो आपस में जुटेंगे। और साधारणतया आप सभी ये याद रखेंगे, साधारणतया आप सभी ये ध्यान में रखेंगे, क्या आप सभी कहेंगे कि यौगिक का सूक्ष्मतम कण, यौगिक का सूक्ष्मतम कण, यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु होता है। यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है। आप सभी ये भी कह सकते हो अणु कहलाता है। और मेरे मित्रों दूसरा नोट भी आप सभी ध्यान में रखेंगे। आप सभी ने देखा कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। जब भी परमाणु रहेगा वो या तो अणु के रूप में रहेगा या आयन के रूप में रहेगा। लेकिन मेरे मित्र ये जो अणु है ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन याद रखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ये रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत बनता है, लेकिन सर ये रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो आप सभी ये ध्यान में रखना, आप सभी ये ध्यान में रखना क्या कि अणु स्वतंत्र अवस्था में, अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। मेरे मित्र याद रखिएगा कि जिस तरह आपने पीछे के सेशन में देखा है कि जो परमाणु होते हैं वो सामान्यतः गोलीय होते हैं, तो हम लोग इस कंसेप्ट को पूरे के पूरे केमिस्ट्री में अप्लाई करते हैं कि सर ऑल द एटम्स शेप आर एस्फेरिकल, बट इन द केस ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के केस में जो मॉलिक्यूल्स की सर शेप होती है वो अलग अलग होती है। आयताकार भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि जो परमाणु है वो हमारा किस प्रकार से या किस हिसाब से जुड़ रहा है। तो अणु का जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता। आप कह सकते हो कि मतलब ट्रायंगुलर भी हो सकता है, मतलब त्रिकोणीय भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है। साथ ही मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये स्वतंत्र अवस्था में रहता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। अब मेरे मित्र ध्यान देंगे, कहा जा रहा है यहां पे कि यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं अणु को जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है और एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। अब यहां पे जो ये लाइन कहा जा रहा है कि एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं, तो मेरे मित्र यहीं से आपको इस बात का आगाह किया जा रहा है कि चला अणु जो होगा वो दो प्रकार का होगा, एक जो समान तत्वों से मिलकर बना हुआ हो, दूसरा जो भिन्न भिन्न तत्वों से मिलकर बना हुआ। अच्छा, समान तत्व मतलब समान तत्व के परमाणु से, अब भिन्न भिन्न तत्व का मतलब हुआ भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु से। आप कहेंगे गुरुजी ये क्या बात हुई, आपने यहां पे दोनों चीज बता दिया। मेरे मित्र यही बात हुई। आप सभी यहां पे गौर फरमाओ, आप सभी यहां पे गौर फरमाओ। हाइड्रोजन का अणु हमने लिखा है,
तो हाइड्रोजन के अणु के फॉर्मेशन के लिए आपको हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दो परमाणु जो हैं उसको आपस में जोड़ना होगा, फिर जाकर के क्या बनेगा, H2 बनेगा। अब मेरे मित्र यहां पे CO2 अणु की बात करो तो आप कहेंगे सर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुटा होगा, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु, कार्बन के परमाणु अलग होंगे, ऑक्सीजन के परमाणु अलग होंगे। तो आप क्या देख रहे हैं कि सर यहां पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तो दो समान तत्व के परमाणु आपस में जुड़ करके क्या कर रहे हैं, अणु का निर्माण कर रहे हैं। दो भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु आपस में जुड़ करके क्या कर रहे हैं सर, अणु का निर्माण कर रहे हैं। और अणु जब भी हमको मिलेगा तो सर कुछ इसी रूप में मिलेगा। और इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि सर चूंकि यहां पे भी आपने H2 के रूप में लिखा है और यहां पे भी आपने O2 लिखा है, तो हम ये कह सकते हैं कि अणु दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो तत्व के अणु होंगे उसको तात्विक अणु बोला जाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन हमारा एक तत्व है और दो हाइड्रोजन परमाणु के आपस में जुड़ने से H2 बना है, तो H2 तात्विक अणु है, यानी कि तत्व का अणु है। O2 सर ये दो ऑक्सीजन परमाणु के आपस में जुड़ने से बना है, तो O2 हमारा क्या है सर, तात्विक अणु है। जबकि सर CO2 या H2SO4 की बात करें या फिर HNO3 की बात करें, Mg2SO4 की बात करें, CaCl2 की बात करें या अदर किसी भी प्रकार के कंपाउंड की बात करें, ये सब क्या होंगे सर, दो भिन्न तत्वों से मिलकर बने होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि सर वैसा अणु जो अलग अलग प्रकार के तत्वों के परमाणु से मिलकर बने होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंडरी मॉलिक्यूल्स। यानी कि हम ये कह सकते हैं अब कि अणु कितने प्रकार के होंगे, आप कहेंगे सर दो प्रकार के। कितने प्रकार के, आप सभी कहेंगे सर दो प्रकार के होंगे। एक होगा हमारा तात्विक अणु, अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स, अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स कितने प्रकार के चला, आप सभी कहेंगे सर दो प्रकार का। एक होगा हमारा तात्विक अणु, क्या होगा, तात्विक अणु मतलब क्या सर, तत्व का अणु। तात्विक अणु बोले तो तत्व का अणु, ध्यान में रखेंगे। तत्व के अणु के रूप में हम हाइड्रोजन लिख सकते हैं क्या, ऑक्सीजन लिख सकते हैं क्या, N2 लिख सकते हैं क्या। अब ये सभी जो आप देख रहे हैं चिला, क्या इसमें कोई और अन्य परमाणु है, नहीं है। तो जितने भी तत्व हैं उन सभी के जो अणु होंगे उसको हम लोग तात्विक अणु बोलेंगे, जिसको इंग्लिश में एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। और दूसरा क्या होगा, आप सभी याद रखेंगे, यौगिक का अणु। दूसरा क्या होगा, यौगिक का अणु, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंडरी मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और मेरे मित्र कंपाउंडरी मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल CO2 H2O, CO2 H2O, फिर आप लिख सकते हो HNO3 एटसेट्रा। जितने भी कंपाउंड आपको दिख रहे हैं वे सब के सब क्या होंगे सर, कंपाउंडरी मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल होंगे। क्यों, क्योंकि मेरे मित्र यहां पे आपने लिखा है कि यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, आप कहेंगे अणु कहलाता है। तो अणु क्या है, साथ ही साथ ये किस अवस्था में होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है या नहीं लेता है, और इसके कितने प्रकार होते हैं, ये तो आप सभी ने समझ लिया। अब एनसीईआरटी आगे क्या कह रहा है, एनसीईआरटी कह रहा है कि जब आप तत्व के अणु की चर्चा कर ही लिए हैं तो किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संरचित होते हैं। आप कहेंगे सर ये बात तो हमने समझ लिया। अब ये कहा जा रहा है यहां पे कि मेरे मित्र जो हम लोग किसी भी अणु की बात करते हैं तो उसमें जो परमाणु की संख्या होती है वो उस अणु की परमाणुकता को बताती है, और इसी बेसिस पे हम लोग क्या कहते हैं कि सर कुछ जो तत्व होते हैं या कुछ जो अणु होते हैं उसकी परमाणुकता होती है, एटॉमिसिटी होती है। तो सवाल यहां पे ये है कि गुरुजी ये परमाणुकता क्या होती है, ये परमाणुकता क्या होती है। तो आप सभी ये ध्यान में रखिएगा, परमाणुकता को हम लोग इंग्लिश में एटॉमिसिटी बोलते हैं। और बहुत ही सरल शब्दों में ये ध्यान में रखेंगे, चला अणु किससे बनेगा, परमाणु से बनेगा। तो आप सभी याद रखिएगा, अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। उस अणु की परमाणुकता कहलाती है, मतलब एटॉमिसिटी कहलाती है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहोगे, आप सभी कहोगे कि गुरुजी अगर हम एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से यहां पे देखना चाहें तो हम कैसे कहेंगे। ध्यान दीजिए कि यहां पे
हम O2 का एग्जाम्पल लेते हैं और साथ ही साथ हम सर NO2 का एग्जाम्पल लेते हैं, O3 का एग्जाम्पल लेते हैं जिसको हम लोग ओजोन कहते हैं सर, P4 का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब आप सभी यहां पे क्या देख रहे हैं कि सर जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो है ये दो परमाणु से मिलकर बना हुआ है, तो इसकी जो एटॉमिसिटी होगी वो कितनी होगी सर, इसकी परमाणुकता 2 हो जाएगी। परमाणुकता कितनी हो जाएगी आप सभी रखेंगे याद, 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर यहां पे मैंने लिखा है कि अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। अब N2 है तो इसकी परमाणुकता आप कहेंगे सर 2 हो जाएगी, O3 है तो इसकी परमाणुकता 3 हो जाएगी, और मेरे मित्र P4 है तो इसमें जो फास्फोरस के परमाणु होंगे वो कितने, 4, तो इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी, 4। मतलब किसी भी परमाणु में उपस्थित कुल परमाणु की, किसी भी अणु में उपस्थित कुल परमाणु की संख्या उसकी क्या कहलाती है, आप सभी याद रखेंगे, परमाणुकता यानी कि एटॉमिसिटी कहलाती है। और मेरे मित्र आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि अगर किसी अणु की परमाणुकता 1 है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक परमाणु। अगर किसी अणु की परमाणुकता 2 है तो हम लोग उसको द्विपरमाणु कहेंगे, और किसी की अगर 3 है तो उसको त्रिपरमाणु कहेंगे, 4 है तो चतुर्थ परमाणु कहेंगे, और 4 से ज्यादा है तो बहुपरमाणु कहेंगे, यानी कि पॉलीएटॉमिक कहेंगे। तो मेरे मित्र आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा स्पेशल हिंट दे करके, क्योंकि आपके मन में आएगा कि गुरुजी क्या यह संभव है कि किसी अणु की परमाणुकता 1 भी हो सकती है? बिल्कुल संभव है। और मेरे मित्र अगर हम एक परमाणु अणु की बात करते हैं तो जितने भी अक्रिय गैस हैं वे सब के सब क्या होते हैं सर, एक परमाणु होते हैं। क्या होते हैं, एक परमाणु होते हैं। तो मेरे मित्र स्पेशल हिंट देकर के आप सभी यहां पे लिख लेना, स्पेशल हिंट देकर के लिख लेना कि सभी अक्रिय गैस, सभी अक्रिय गैस, सभी अक्रिय गैस एक परमाणु होते हैं। सभी अक्रिय गैस एक परमाणु होते हैं, यानी कि मोनो एटॉमिक होते हैं। एक परमाणु को क्या बोला जाता है चिला, मोनो एटॉमिक बोला जाता है, मोनो एटॉमिक बोला जाता है। अगर कहीं पे डाई एटॉमिक लिखा हुआ रहे तो आप कहेंगे सर ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यहां पे क्या हो जाएगा, डाई एटॉमिक हो जाएगा, डाई एटॉमिक। अब ये जो ओजोन है ये क्या होगा, ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक। और P4 सर टेट्रा एटॉमिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेट्रा एटॉमिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर इसकी परमाणुकता 4 है। एसेट क्या हो जाएगा, पॉली एटॉमिक हो जाएगा, यानी कि उसकी परमाणुकता सर 4 से ज्यादा होगी। मेरे मित्र याद रखिएगा यहां पे एनसीईआरटी का ये टेबल आपके लिए सर जरूरी है, आपके लिए जरूरी है। एनसीईआरटी का ये टेबल आपके लिए जरूरी है चिला, आप सभी इसको ध्यान में रख लेना, बहुत ही जरूरी है। कभी कभी आपके एग्जाम में भी सवाल आ जाए तो आप इसको बना सकते हैं। पहला चीज तो ध्यान में रखेंगे, यहां पे कहा जा रहा है कि कुछ तत्वों की परमाणुकता एटॉमिसिटी क्या होता है, तो सर अणु में उपस्थित जो परमाणु है वो उसकी परमाणुकता कहलाती है। अब यहां पे अधातु के रूप में अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि आर्गन की बात की जा रही है और हीलियम की बात की जा रही है। तो आर्गन और हीलियम, या फिर हम बात करें नियोन की, आर्गन हीलियम के अलावे हम यहीं पे सर बात कर लें नियोन की, उसके बाद बात कर लें जेनॉन की, रेडॉन की, इन सभी के जो अणु होंगे, क्योंकि अक्रिय गैस जो होते हैं वो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, तो ये जब भी लाइज करेंगे तो सर मॉलिक्यूल्स के रूप में, और इसका मॉलिक्यूल्स एक ही परमाणु से संयोजित होता है, ये एक ही परमाणु से निर्मित होता है। तो आप सभी को ये ध्यान में रखना होगा कि ऑल द नोबल गैस एलिमेंट्स आर द एग्जांपल ऑफ मोनो एटॉमिक एलिमेंट। क्यों? क्योंकि सर इसकी परमाणुकता जो है वो एक होती है। अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करें चला, तो जब भी लिखा जाएगा O2 के रूप में, हाइड्रोजन जब भी लिखा जाएगा तो H2 के रूप में, नाइट्रोजन जब भी लिखा जाएगा तो N2 के रूप में लिखा जाएगा, क्लोरीन आप जब भी लिखेंगे तो Cl2 के रूप में लिखेंगे, फास्फोरस की जब बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे सर P4 के रूप में लिखेंगे, और सल्फर की आप जब बात करेंगे तो S8 मॉलिक्यूल्स होगा। तो मेरे मित्र आप क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ये सब क्या है सर, ये सब के सब द्विपरमाणुक हैं। सब के सब क्या है सर, द्विपरमाणुक। यहां पे हम मोनो एटॉमिक लिख रहे हैं ताकि आपका अंग्रेजी भी सर ठीक ठाक होता चला जाए। और द्विपरमाणुक है तो सर इसको डाई एटॉमिक बोलेंगे हाँ या ना चला। अब मैंने क्या बोला कि 4 से अधिक होगा तो उसको पॉली एटॉमिक बोला जाएगा। और ध्यान देंगे यहां पे कि सल्फर को क्या कहा जा रहा है, बहुपरमाणविक, यानी कि इसको हम लोग
पॉलीएटॉमिक कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉलीएटॉमिक कहेंगे। याद रखिएगा, यहां पे आपका क्लोरीन भी, ये फास्फोरस छूट रहा है तो ये पॉलीएटॉमिक 4 से ज्यादा हो गया, और जो फास्फोरस वाली बातें हैं जो चतुर्थ परमाणु हैं, इसको हम लोग टेट्राएटॉमिक कहेंगे। क्या कहेंगे? टेट्राएटॉमिक। एक मिनट, डायटॉमिक और ये हो जाएगा टेट्राएटॉमिक। अब यहां पे हम कुछ धातु की बात कर लें तो ध्यान देंगे यहां पे कि सोडियम, जो सोडियम है ये आपको Na इस तरह से दिखेगा, तो ये सर एक परमाणु हो गया, मोनोएटॉमिक। आयरन सर Fe एक परमाणु, एल्यूमिनियम सर एक परमाणु, और कॉपर आप कहेंगे सर एक परमाणु। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखेंगे। धातु कैटेगरी में सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब के सब क्या होते हैं सर? एक परमाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक परमाणु कहलाते हैं। जबकि अधातु के कैटेगरीज में आर्गन, O2, H2, N2, Cl2 की बात करें तो आप सभी कहेंगे सर जिसमें जितना परमाणु होगा, जिसमें जितना परमाणु होगा वही उसकी परमाणुकता होगी। आगे मेरे मित्र ध्यान देना, आगे क्या कहा जा रहा है? आगे कहा जा रहा है कि आयन क्या होता है। आयन क्या होता है मेरे मित्र? सिंपली याद रखेंगे आप सभी यहां पे, अगर हम कहीं पे भी आयन की बात करेंगे, आयन, तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे कि सर तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन होने से, तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन करने से आयन का निर्माण होता है। आयन का निर्माण होता है, यानी कि आयन का फॉर्मेशन होता है। आपको यह ध्यान में रखना होगा कि तत्व के रूप में हम धातु और अधातु दोनों को देखते हैं। तत्व के रूप में धातु और अधातु दोनों को देखते हैं। तो मेरे मित्र यहां पे जो हमने इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन करने की बात करी है, तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि धातु क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का लॉस। फलतः जितने भी धातु होंगे वो क्या करेंगे? पॉजिटिव आयन का निर्माण करेंगे। और इसी तरीके से आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि जो अधातु होंगे वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे। फलतः जितने भी अधातु होंगे वे सब के सब क्या करेंगे सर? निगेटिव आयन का निर्माण करेंगे। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि केमिस्ट्री में पॉजिटिव आयन को हम लोग केटायन बोलते हैं, और निगेटिव आयन को क्या बोलते हैं हम लोग? एनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। तो मेरे मित्र यहां पे कहा जा रहा है कि धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। मतलब मेटल और नॉन मेटल, मेटल प्लस नॉन मेटल, बोले तो धातु और अधातु के संयोजन से जो कंपाउंड बनेगा वो हमारा क्या होगा? आप सभी याद रखना, आयनिक कंपाउंड होगा, यानी कि आयनिक यौगिक होगा। इसीलिए क्योंकि सर धातु इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और अधातु इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो जाहिर सी बात है कि जब इसके द्वारा लॉस किया जाएगा और इसके द्वारा गेन किया जाएगा तो कहीं ना कहीं केटायन और एनायन का निर्माण होगा, और केटायन और एनायन के निर्माण होने के चलते जो कंपाउंड होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? आप सभी कहेंगे सर आयनिक कंपाउंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आयनिक कंपाउंड कहलाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन होने से आयन का निर्माण होता है, जिसमें धातु के द्वारा क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस, फलतः क्या बनता है? केटायन, और अधातु के द्वारा क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉन का गेन, फलतः क्या बनता है सर? एनायन बनता है, यानी कि सर ऋण आयन बनता है। और मेटल और नॉन मेटल आपस में अभिक्रिया करके क्या करते हैं? आयनिक कंपाउंड का निर्माण करते हैं। अब मेरे मित्र पूरे ढड्ढर में यही चीज समझाया गया है कि आयनिक कंपाउंड का निर्माण कैसे होता है। जैसे अगर हम कुछ आयनिक कंपाउंड की बात करें चला, तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, Na+ और Cl- होता है। अब इसी तरीके से अनदर एग्जांपल की हम लोग बात करें तो आप सभी याद रखना, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, Ca+ होगा और क्लोरीन क्या होगा हमारा? आप कहेंगे सर माइनस होगा, तो ये आयनिक कंपाउंड कहलाएंगे। अब यहां पे कहा जा रहा है कि रासायनिक सूत्र किस तरीके से लिखा जाता है। तो मेरे मित्र याद रखेंगे
कि हम लोग वैलेंसी के सहारे क्या कर सकते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण, या आप कह सकते हो कि बाइनरी कंपाउंड जो होते हैं, वैसे कंपाउंड जो दो ही तत्व से मिलकर बने होते हैं, उसका सर हम लोग क्या कर सकते हैं, रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं। कैसे? तो इसके लिए आपको वैलेंसी निकालना मालूम होना चाहिए। किसी भी तत्व के द्वारा अपने अष्टक को पूरा करने के लिए जितनी इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन किया जाता है वही उसकी संयोजकता होती है। वैलेंसी की चर्चा परमाणु संरचना में करना है। यहां पे एक बेसिक तौर पे आपको ये याद रखना है कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा द्वारा जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन किया जाएगा वही उसकी संयोजकता कहलाती है। और ऐसे मेरे मित्र आप सभी अगर फॉर्मूला का निर्माण करना चाहते हैं तो कुछ रेडिकल्स यानी कि कुछ मूलक आपको याद रखने चाहिए, और वो मूलक के रूप में आप इस चार्ट को रख सकते हैं याद। बाकी आपको एनसीईआरटी भी यही समझाया है। यहां पे ये चीज मैं बड़ा करके आप सबों को इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप सभी इसको समझ पाए। याद रखिएगा कि यहां पे जो सोडियम है इसके लिए संकेत Na+ है, तो इस पे एक चार्ज प्लस सिर्फ और सिर्फ सिंगल है लिखा हुआ, तो सर इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। पोटेशियम पे किसी भी आयन पे जितना, मतलब किसी भी आपका कोई भी रेडिकल्स हो या मूलक हो, जो उस पे जितना चार्ज होगा वही उसकी संयोजकता होगी। जैसे सर पोटेशियम पे K+ है तो इसकी संयोजकता 1, सिल्वर पे सर Ag+ तो संयोजकता 1, कॉपर 1 तो इसकी संयोजकता आपका 1 हो जाएगा, मैग्नीशियम Mg2+ वैलेंसी 2 हो जाएगा। इस तरीके से सर इस चार्ट को एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको कुछ वैलेंसी जो है वो याद हो जाएगा। अब बहरहाल बात करें हम किसकी, कि सर वैलेंसी के सहारे हम फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वैलेंसी के सहारे फॉर्मूला बाइनरी कंपाउंड का लिखा जाता है। बाइनरी कंपाउंड का लिखा जाता है। अब याद रखिएगा बाइनरी कंपाउंड मतलब क्या हुआ, द्विअंगी यौगिक, मतलब जिसमें दो ही परमाणु हो। जैसे हम बात करें सर HCl की, किसकी बात करें, HCl की, तो अब आप सभी यहां पे देखो कि इसके लिए हम फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं। अगर हम HCl का फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो हाइड्रोजन और क्लोरीन इस तरीके से लिख लेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि HCl का निर्माण हाइड्रोजन और क्लोरीन से होगा। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चला आप क्या कहोगे, सर ये HCl हो जाएगा हमारा। अब इसी तरीके से हम कोई एक बड़ा कंपाउंड लेते हैं, जैसे मेरे मित्र कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की अगर हम बात करें तो ये सर CCl4 होता है, CCl4। अब हमें अगर इसका रासायनिक सूत्र मालूम है, याद है तो हमने लिख दिया, लेकिन कोई कह देता कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी इसमें कार्बन होगा और क्लोरीन होगा। याद रखिए कि कार्बन और क्लोरीन हम इस तरीके से लिख देंगे। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, क्लोरीन की वैलेंसी सर 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्या कहिएगा कि सर C और Cl4, तो हो गया सर कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अगर आपको वैलेंसी याद है तो इस तरीके से आप रासायनिक सूत्र भी लिख सकते हैं। एक और अगर एग्जांपल हम लेने चला, किसकी, कैल्शियम ऑक्साइड का, किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का, तो ध्यान दीजिएगा कि चूंकि आप सभी इस तरह से इसका रासायनिक सूत्र पढ़ते हैं, तो कैल्शियम यहां पे और ऑक्सीजन यहां पे, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2। अब मेरे मित्र क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हमारा Ca2O2 हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे। हमेशा याद रखेंगे कि जब हमारा वैलेंसी जो है वो समान है, मतलब इसका भी 2 इसका भी 2, यहां पे भी देखो सर कि इसका भी वैलेंसी 1 इसका भी वैलेंसी 1, तो एक सिंपल फंडा याद रखना है। ऐसे तो नियम ये है कि सर इसका HCF लेंगे और उस HCF से फिर डिवाइड करेंगे, उतना विधि विधान नहीं करना है, आपको सिंपल याद रखना है। वैलेंसी समान है मतलब वैलेंसी नहीं लिखाएगा, सीधे सीधे हम क्या कहेंगे, सर कैल्शियम ऑक्साइड लिख देंगे। क्या कहेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड लिख देंगे। अब इसी तरीके से एक और बड़ा कंपाउंड बहुपरमाणुक आयन का अगर हम लोग बात करें मेरे मित्र, जैसे कि हम लोग सोडियम नाइट्रेट की बात करते हैं, NaNO3 की बात करते हैं, तो ध्यान देंगे यहां पे NaNO3 में अब इसके लिए हम लोग को फॉर्मूला कैसे याद रखना होगा, तो मेरे मित्र ये याद रखिएगा कि जो सोडियम है और यहां पे जो NO3 है ये नाइट्रेट है, और जो मैंने आपको बोला कि ये चीजें आपको एक बार ध्यान में रखना चाहिए, वो इसीलिए ताकि कुछ रेडिकल्स के फॉर्मूला सहित उसका जो वैलेंसी है वो याद हो पाए। नाइट्रेट क्या देख रहे हैं, NO3-,
नाइट्रेट क्या देख रहे हैं, NO3 माइनस, तो NO3 माइनस इस पे एक ही माइनस है, इसकी वैलेंसी 1 होगी। तो मेरे मित्र आप यहाँ पे Na और फिर यहाँ पे NO3 लिखोगे और दोनों तरफ वैलेंसी कितना, सोडियम की भी वैलेंसी 1 और जो आपका नाइट्रेट है उसकी भी वैलेंसी 1, क्या कहिएगा कि गुरुजी इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो NaNO3 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaNO3 हो जाएगा। तो अगर आपको सर किसी भी बाइनरी कंपाउंड का रासायनिक सूत्र लिखना है तो आपको उसके लिए वैलेंसी याद रखना होगा। वैलेंसी याद है तो चीजें आसान हो जाएगी आपके लिए। मेरे मित्र आगे है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र कैसे लिखें, या फिर अमोनियम सल्फेट की बात करें तो एक ये अमोनियम सल्फेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे कि अमोनियम सल्फेट की अगर हम लोग बात करें तो NH4 होल 2 SO4 हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं, NH4 होल 2 SO4। याद रखिएगा कि यहाँ पे NH4 जो है और ये SO4 जो है ये दो अलग अलग रेडिकल्स हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, रेडिकल्स को हम लोग मूलक कहते हैं। ये क्या होता है तो आप सभी ये ध्यान में रखिएगा कि रेडिकल्स परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जिस पे हमेशा पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होता है। जैसे कि अगर हम Mg2+ की बात करें तो सर ये हमारा रेडिकल्स हो जाएगा। NO3 की बात करें, NO3- की बात करें तो ये हमारा रेडिकल्स हो जाएगा। HCO3- की बात करें, इसको कार्बोनेट हम लोग पढ़ते सर, रेडिकल्स हो जाएगा। तो इसी तरीके से मूलक जो है वो क्या है, आप कहेंगे सर परमाणु या परमाणुओं का समूह है जिसपे पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होता है। याद रखना चला कि NH4+ ये हमारा क्या है, अमोनियम। NH4+ मतलब इसकी वैलेंसी 1, वैलेंसी कितनी, 1। SO4 कहते हैं हम लोग, तो SO4 की वैलेंसी कितनी होगी सर, 2। आप कहेंगे सल्फेट की वैलेंसी सर 2 हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए चला जी, क्या कहिएगा कि सर ये NH4 होल 2 SO4 हो जाएगा और इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, अमोनियम सल्फेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते चला, अमोनियम सल्फेट पढ़ते हैं। अब ध्यान देंगे कि आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है। याद रखिएगा मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको 1 से 20 तक जो कम से कम तत्व हैं उसका परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान याद रखना चाहिए। हालांकि परमाणु संख्या का तो जरूरत नहीं होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जरूर याद होना चाहिए। अच्छा, परमाणु द्रव्यमान तभी याद होगा जब सर परमाणु संख्या के साथ आप उसको रिलेट करेंगे। और मैंने सर कई बार आपको परमाणु संख्या और परमाणु भार के लिए सर लगातार आपको वीडियो बना करके समझाया है। अगर आप प्लेलिस्ट में खोजेंगे तो वीडियो मिल जाएगी। 1 से 20 तक या 1 से 30 तक के तत्वों का परमाणु द्रव्यमान आप आसानी से याद रख सकते हैं। सर इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएंगी, जाकर के आप प्लेलिस्ट में ढूंढेंगे मिल जाएगी। बहरहाल आणविक द्रव्यमान की अगर हम लोग बात करेंगे, आणविक द्रव्यमान की अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत ही सिंपल है, आप सभी ध्यान में रखना। इसी को हम लोग मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। और आप सभी ये याद रखिएगा, हम लोग क्या कहते हैं कि किसी अणु में उपस्थित परमाणु के कुल द्रव्यमान, किसी अणु में उपस्थित परमाणु के कुल द्रव्यमान का योग आणविक द्रव्यमान कहलाता है। आप कहिएगा गुरुजी कैसे कहलाता है, कैसे समझेंगे इसको? तो मेरे मित्र आप सभी ये याद रखिए कि किसी अणु में उपस्थित परमाणु, मैं यहां पे अणु लिख दिया हूं सर, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के कुल द्रव्यमान, ये लिखना चाहिए हमें, परिभाषा ही गलत हो जाता है ऐसे। क्योंकि तत्व का तो परमाणु द्रव्यमान होता है, तो यौगिक का क्या होगा, आणविक द्रव्यमान। तो किसी यौगिक में उपस्थित सभी परमाणु के, किसी यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं के कुल द्रव्यमान का योग, किसी यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं के कुल द्रव्यमान का योग आणविक द्रव्यमान कहलाता है। आणविक द्रव्यमान कहलाता है। ध्यान देना चला। अगर हम बात करें यहां पे, कि सर कैसे निकालेंगे,
तो HCl हाइड्रोजन की एक परमाणु का द्रव्यमान आप कहेंगे सर एक ही होता है, और क्लोरीन की एक परमाणु का द्रव्यमान 35.5, तो सर ये हो गया 36.5। मतलब सर HCl का जो आणविक द्रव्यमान है वो कितना हो गया सर 36.5 हो गया। कितना हो गया 36.5। इसी तरीके से अगर हम H2O की बात करें, चला H2O की बात करें, तो हाइड्रोजन की एक परमाणु का द्रव्यमान सर एक होता है, दूगो है, तो सर एक गुना दू हो जाएगा। ऑक्सीजन आप कहेंगे सर 16, तो ये हो गया 18। इसी तरीके से हम कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें, तो कैल्शियम की एक परमाणु का द्रव्यमान कितना चला, तो आप कहेंगे सर 40, और ऑक्सीजन का आप कहिएगा 16, तो कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान सर 56 ग्राम हो जाएगा। बात कर लो चला H2SO4 की, तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान एक होता है, दूगो है तो एक गुना दू कर दीजिए। सल्फर है तो आप कहेंगे सर एक परमाणु का द्रव्यमान 16, एक परमाणु का द्रव्यमान 32 होता है, तो 32। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान सर 16 होता है, 4 गो है यहाँ पे ऑक्सीजन, तो 2 32 और 16 चौका 64, 4 2 6, 6 2 8 और 6 3 9, 98 सर EMU बोल लो, ग्राम बोल लो, जो आपको सुविधा लगे वो कह सकते हो। इसी तरीके से चला कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हमसे पूछ दिया जाए कि मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर कैल्शियम की एक परमाणु है तो इसका द्रव्यमान 40 होगा, कार्बन एक है 16 होगा, ऑक्सीजन 3 गो है तो 16 गुना 3 हो जाएगा। तो 40 प्लस 16 तिया 48, क्या कहोगे आप सभी, सॉरी यहां पे कार्बन है तो कार्बन का चला 12 होता है, कार्बन का कितना होता है, 1 मिनट ये तो गड़बड़ आ जाएगा फिर। कैल्शियम का सर 40 प्लस कार्बन है तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 12 होता है, ऑक्सीजन 16 गुना 3, तो 40 प्लस 12 और 16 तिया 48, क्या कहिएगा 40 और 12 52 हो जाएगा, और 52 8 60 और 40 100, यानी कि ये सर 100 ग्राम हो जाएगा। तो किसी भी यौगिक में उपस्थित जो टोटल परमाणु है उसके द्रव्यमान का योग ही क्या होता है सर, उसका आणविक द्रव्यमान यानी कि मॉलिक्यूलर मास होता है। कह रहा है कि हम परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा की विवेचना कर चुके हैं, इस अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमान का परिकलन करने के लिए किया जा सकता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है, और मेरे मित्र इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, यह अणु का सापेक्ष द्रव्यमान है, जिसे हम लोग परमाणु द्रव्यमान इकाई U द्वारा क्या करते हैं सर, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे इसको ग्राम में अगर व्यक्त करना है तो ग्राम में लिख लो, अगर यूनिट में यानी कि एटॉमिक मास के सापेक्ष में लिखना है तो आप U लिख लो, यहां पे भी आप U लिख सकते हो, चला यहां पे भी आप U लिख सकते हो ग्राम के बदले। तो डिपेंड करेगा कि सर क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जा रहा है, ग्राम में पूछा जा रहा था ग्राम लगा देंगे, एटॉमिक मास यूनिट में पूछा जा रहा है तो AMU या फिर U लगा देंगे। अब याद रखिएगा कि कभी कभी आपसे सूत्र इकाई द्रव्यमान की भी चर्चा कर ली जाती है, तो चला ये जो सूत्र इकाई द्रव्यमान है ये क्या है, सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है, याद रखिएगा कि सूत्र इकाई द्रव्यमान जो है वो हमारा फॉर्मूला यूनिट मास कहलाता है। क्या कहलाता है, फॉर्मूला यूनिट मास कहलाता है, फॉर्मूला यूनिट मास। याद रखेंगे कि इसमें कोई अंतर नहीं है, जिस तरह हम लोग आणविक द्रव्यमान निकालते हैं उसी तरीके से फॉर्मूला यूनिट मास भी निकालते हैं, बस फर्क यही है कि सर किसी आयनिक यौगिक का आणविक द्रव्यमान सर क्या कहलाता है, सूत्र इकाई द्रव्यमान कहलाता है। मतलब जैसे ही हम किसी आयनिक यौगिक के आणविक द्रव्यमान की बात करेंगे तो उसको हम लोग आणविक द्रव्यमान ना बोल करके क्या कहेंगे, फॉर्मूला यूनिट मास कहेंगे। तो हम लोग सरल शब्दों में ये लिख लें चला कि आयनिक यौगिक का आणविक द्रव्यमान, आयनिक यौगिक का आणविक द्रव्यमान सूत्र इकाई द्रव्यमान कहलाता है, सूत्र इकाई द्रव्यमान कहलाता है, सूत्र इकाई द्रव्यमान कहलाता है। जैसे चला अगर हम बात करें NaCl की, तो आप कहेंगे Na प्लस और Cl माइनस होगा, तो ये हमारा आयनिक यौगिक है। अब इसका जो आणविक द्रव्यमान होगा वो फॉर्मूला यूनिट मास कहलाएगा। कैसे, तो सर Na तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो आप कहते हैं सर सोडियम 1123। अब क्लोरीन है तो सर 35.5। अब मेरे मित्र इसको अगर हम जोड़ें तो 5 3 8 3 2 5 58.5 हो जाएगा।
अब U लगा दिए, तो जो NaCl है उसका हम सूत्र इकाई द्रव्यमान कैसे निकाले? तो सर जिस तरह से आणविक द्रव्यमान निकाले उसी तरीके से, बस फर्क क्या है? तो सर ये जो NaCl है वो एक आयनिक कंपाउंड है। तो कई बार आपसे ये सवाल पूछ लिया जाता है कि आयनिक यौगिक का आणविक द्रव्यमान क्या कहलाता है? आप कहेंगे सूत्र इकाई द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है? सूत्र इकाई द्रव्यमान कहलाता है। और मेरे मित्र इसी टॉपिक के साथ आपका जो ये चैप्टर था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और मुझे उम्मीद है कि अभी से संबंधित किसी प्रकार का क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आप उसका जवाब बड़े ही सरलता से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।